एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। मैं अदिति आप सभी के सामने प्रेजेंट हूं हमारे बीएनएस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तो जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने बीएनएस का इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट मतलब डेट्स प्लस इंडेक्स जो है वो कवर कर लिया था। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे बीएनएस का चैप्टर 1। चैप्टर 1 जो है बीएनएस का दैट इज प्रीलिमिनरी। प्रीलिमिनरी जो चैप्टर है बीएनएस का, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 3। जो पहले हमारा आईपीसी में क्या रहता था, 1 से लेकर 5 दैट इज चैप्टर 1 प्लस चैप्टर 2 जो डेफिनेशन क्लॉज था जो कि सेक्शन 6 से लेकर 52A तक रहता था, वो सभी अब टोटल दैट इज 1 to 52A ऑफ आईपीसी अब कहाँ आ गया है बीएनएस में, चैप्टर 1 में सेक्शन 1 से 3 तक। तो हम इस टेबल को, ये जो टेबल है ये पूरे बीएनएस वर्सेस आईपीसी ना करते हुए हम सेक्शन वाइज इस टेबल को स्टडी करेंगे ताकि हर सेक्शन में कैसे क्या चेंज हुआ है, कौन से क्लॉज में ऐड हो गया है या कौन सा क्लॉज हट गया है, वो हमें ध्यान में रहे। वरना अगर इकट्ठा करेंगे तो वो बोरसम हो जाएगा और थोड़े टाइम बाद हम उसको भूलने लग जाते हैं। तो हम सेक्शन वाइज या चैप्टर वाइज टेबल स्टडी करेंगे। ओके, नाउ लेट अस स्टडी चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी, सेक्शन 1 से 3 है ये। तो बीएनएस में आपका 1 अब जो आपका सेक्शन 1 था आईपीसी में, वो क्या बात करता था, टाइटल और एक्सटेंट की बात करता था कि इस कोड का यानी आईपीसी का टाइटल क्या रहता था और कहाँ कहाँ एक्सटेंड होता था। वो बात कौन कर रहा है बीएनएस में, वो बात आपका सेक्शन 1 क्लॉज 1 कर रहा है। उसके बाद बीएनएस में सेक्शन 1 क्लॉज 2 जो है वो नया ऐड हुआ है, इट इज अ न्यू सबसेक्शन। न्यू सबसेक्शन है वो, ये किसकी बात करता है बेसिकली, ये बात करता है इन्फोर्समेंट की, कि बीएनएस जो है वो इन्फोर्स कब हुआ है। ठीक है, तो 1 क्लॉज 2 जो है वो बात करता है इन्फोर्समेंट की। उसके बाद सेक्शन 2 आईपीसी का आपका क्या बात करता था, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस जो कि इंडिया में ही कमिट हो रहे हैं। इंडिया में ही कमिट हो रहे हैं जो ऑफेंसेस, उनका पनिशमेंट। दैट मीन्स हम बात करते थे इंट्रा टेरिटोरियल की। इंट्रा एक वर्ड होता है, इंटर एक वर्ड होता है इंट्रा। तो इंट्रा का मतलब होता है विद इन, यानी उसी के अंदर की बात हो रही है, और इंटर का मतलब होता है आउटसाइड। इंट्रा इज इनसाइड, इंटर इज आउटसाइड। ठीक है, तो इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात आपकी सेक्शन 2 जो आईपीसी में होती थी वो अब 1 क्लॉज 3 में होती है बीएनएस में। ओके, नेक्स्ट इज सेक्शन 3 जो आईपीसी में बात होती थी पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस जो कि इंडिया के बाहर हुए हैं बट बाय लॉ वो इंडिया के अंदर ट्राई किए जा सकते हैं। वो बात बीएनएस में कहाँ है, 1 क्लॉज 4 में। उसके बाद सेक्शन 4 जो बात करता था कि कोड एक्सटेंड होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस पे भी, कौन से कंडीशंस वो होती हैं, ये बात आती थी सेक्शन 4 में आईपीसी में, ये आपके 1 क्लॉज 5 में आएगी बीएनएस में। और लास्टली इसका नॉट द एंड ऑफ द चैप्टर, जो आपका सेक्शन 5 बात करता था आईपीसी में, तब चैप्टर खत्म हो जाता था चैप्टर 1 वहां पर, लेकिन हमारा चैप्टर 1 बीएनएस में 1 से लेकर 3 तक पूरा है, क्लॉजेज आ गए हैं बेसिकली। तो अब सेक्शन 5 आपका क्या करता था, वो बोलता था कि कुछ लॉज जो हैं वो इस एक्ट से यानी आईपीसी से इफेक्ट नहीं होते हैं। वो बात आपकी कहाँ आ गई है, वो बात आपकी आ गई है सेक्शन 1 क्लॉज 6 में। तो इन टोटल, अब इसको भूल जाओ एक बार, आईपीसी में क्या था इसको भूल जाओ, सिर्फ यहाँ ध्यान देना है कि अब बीएनएस में चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी है जो कि सेक्शन 1 से लेकर 3 तक है। उसमें चैप्टर 1 जो है सेक्शन 1 जो है वो किसकी बात करता है, वो ऑफेंसेस की बात करता है कि अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो इंडिया में ऑफेंस करता है तो कहाँ लायबल होता है, इंडियन सिटीजन है वो आउटसाइड इंडिया ऑफेंस करता है तो कहाँ लायबल होता है, कोई बाहर का सिटीजन है वो अगर इंडिया में ऑफेंस कर दे कहाँ लायबल होगा, या बाहर का सिटीजन है इंडिया की टेरिटरी में। अब टेरिटरी में क्या क्या आता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये पूरी बात आपकी सेक्शन 1 करता है। सेक्शन 1 क्लॉज 1 डील्स विद शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड, सेक्शन 1 क्लॉज 2 डील्स विद एनफोर्समेंट, सेक्शन 1 क्लॉज 3 इंट्रा टेरिटोरियल, सेक्शन 1 क्लॉज 4 कि जो आउटसाइड इंडिया हुए हैं बट बाय लॉ ट्राई हो सकते हैं इंडिया में, सेक्शन 1 क्लॉज 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, और क्लॉज 6 क्या बात करते हैं कि कुछ लॉज पे जो है इसका क्या इफेक्ट रहता है बीएनएस का। ओके, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं।
ठीक है, तो सेक्शन 1 क्लॉज 1 क्या बोल रहा है? इस एक्ट को हम क्या बोलेंगे? इस एक्ट को बोला जाएगा बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। क्लॉज 2 पे चलो। क्लॉज 2 क्या बोलता है? इट शैल कम इनटू फोर्स ऑन सच डेट, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी ऑफिशियल गेजेट में, एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड इस संहिता के डिफरेंट प्रोविजंस के लिए। ओके, तो वो डेट क्या थी? पिछली बार जब हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कब इन्फोर्स हुआ था बीएनएस? ये इन्फोर्स हुआ था 1 जुलाई 2024 को। इनैक्ट कब हुए थे बिल्स? दिसंबर में 23 में। ओके, अब आ जाते हैं मेन चीज जो हमारा सेक्शन 1 क्लॉज 3 है। बहुत ही धीरे आराम से पढ़ेंगे, एक एक चीज जो है हमारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए। क्या बोल रहा है सेक्शन 1 क्लॉज 3? ये बोल रहा है कि एवरी पर्सन, हर पर्सन shall be liable to punishment under this Sahita and not otherwise for every act or omission contrary to the provisions thereof of which he shall be guilty within India। इसमें 3 चीज़ों पे गौर करना है। एक तो बात हुई एवरी पर्सन यानी हर पर्सन, उसके बाद अगर आप इस संहिता के प्रोविजंस के कॉन्ट्ररी कुछ काम कर रहे हो तो आप पनिशमेंट के लिए लायबल हो जाओगे। और कहाँ लायबल होगे आप लायबल हो जाओगे इंडिया में। इसका मतलब ये जो बात आई है यहाँ पे एवरी पर्सन की, देखो सेक्शन 1 क्लॉज 3 क्या बात कर रहा है? सेक्शन 1 क्लॉज 3 में 3-4 शब्दों पे गौर करना है। बेसिकली क्या बात हो रही है? एवरी पर्सन। इस एवरी पर्सन के अंदर कौन कौन आ रहा है? एवरी पर्सन के अंदर इंडियन सिटीजन भी आ रहा है। अच्छा, ये लोग कर क्या रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बेसिकली इन्होंने जो प्रोविजंस दिए गए हैं संहिता में उसके कॉन्ट्ररी काम किया है, जो नहीं कहा गया है वो काम किया है इन्होंने। तो इसमें एवरी पर्सन में कौन कौन आ जाएगा? इंडियन सिटीजन आ जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे बात एवरी पर्सन की हो रही है तो यहाँ पे फॉरेनर भी आ जाएगा, कोई भी फॉरेनर भी लायबल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन कब लायबल होगा? फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको कि एक इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन है, उसकी इंडिया में वाइफ है और बच्चे हैं। वो मान लीजिए अमेरिका जाता है पढ़ने के लिए, और अमेरिका जाने के बाद वो वहाँ क्या करता है? वहाँ दूसरी शादी कर लेता है। तो अब क्या होगा? वो इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में बाइगैमी जो है वो ऑफेंस है। इंडिया में बाइगैमी जो है वो एक ऑफेंस है, तो इसीलिए वो लायबल हो जाएगा इंडियन लॉ में। ओके, ये तो बात हुई इंडियन सिटीजन की। हम बात कर रहे हैं कि फॉरेनर भी यहाँ पे लायबल हो जाएगा बिकॉज द सेक्शन इज टॉकिंग अबाउट एवरी पर्सन। तो फॉरेनर कैसे लायबल होगा? देखो, एक केस है, दिस इज अ वेरी फेमस केस, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे में क्या हुआ कि एक्यूज जो था वो पाकिस्तान से था। बेसिकली कराची में रहकर, पाकिस्तान में कराची में रहकर उसने क्या किया? कंप्लेनेंट को फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दिए। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन का मतलब जो नहीं है वो दर्शाया। ठीक है, कौन है? देखो, एक्यूज जो है आपका वो कहाँ था? एक्यूज जो है आपका वो पाकिस्तान में था, कराची में। और कंप्लेनेंट जो है आपका वो कहाँ था? कंप्लेनेंट जो था वो बॉम्बे में था। और इसने क्या किया? एक्यूज ने फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दिए कंप्लेनेंट को बॉम्बे में। और क्या कहा? बेसिकली कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश की और किसी तरीके से इसको फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दिए फोन पे, लेटर्स के थ्रू, और इससे 5 लाख रुपए ऐंठ लिए इसने। तो ये कहाँ लायबल हो जाएगा? बेसिकली इसने अपराध तो कौन सा किया है? अपराध जो है यहाँ पे हुआ है चीटिंग का। चीटिंग कहाँ गिवन है बीएनएस में?
चीटिंग आपका गिवन है सेक्शन 318 में बीएनएस में। खैर इसमें डीप में ना जाते हुए हमें ये देखना है कि एक्यूज जो था वो पाकिस्तान में था, उसने वहां से फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस दिए बॉम्बे में कंप्लेनेंट को, जिस वजह से उसने ये कहा कि मैं आपको राइस सप्लाई करूंगा, आप पहले मुझे एडवांस में इतना पेमेंट दे दो। इन लोगों ने पेमेंट दे दिया और उसके बाद उसने कोई सप्लाई नहीं किया, कोई कुछ नहीं। तो ये जो है बंदा, इसको अरेस्ट कहाँ से किया गया था? द एक्यूज्ड वाज अरेस्टेड फ्रॉम इंग्लैंड, और इंग्लैंड से उसको बॉम्बे लाया गया, क्योंकि बॉम्बे कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन आ जाती है। क्यों आई जुरिस्डिक्शन? एवरी पर्सन, तो यहाँ ये पर्सन पाकिस्तान से है, लेकिन बाय लॉ विच में बी ट्राइड इन इंडिया, क्योंकि ऑफेंस कहाँ हुआ है? इंडिया में हुआ है। ओके, इस संहिता के कॉन्ट्ररी किया है आपने ऑफेंस, और वो इंडिया में हुआ है। तो दिस इज अ वेरी फेमस केस, मुबारक अली वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। सेक्शन 1 क्लॉज 3 हो गया। इसमें हमने क्या पढ़ा कि एवरी पर्सन जो है अगर कॉन्ट्ररी इस एक्ट के इस संहिता के कॉन्ट्ररी एक्ट करता है तो ही कैन बी ट्राइड विद इन इंडिया। 1 क्लॉज 3 क्लियर? अब चलो 4 क्या कहता है? सेक्शन 1 क्लॉज 4 क्या बोल रहा है? देखो 4 क्या कहता है? एनी पर्सन liable by any law for the time being in force in India to be tried for an offence committed beyond India। देखो कोई भी पर्सन है लेकिन by any law for the time being in force in India, इसका मतलब उस पे क्या लग रहा है? उस पर्सन पे इंडियन लॉ लग रहा है। ये जो एनी पर्सन की बात हो रही है उस पे इंडियन लॉ लग रहा है, इसका मतलब वो कौन है? वो इंडियन सिटीजन है। ठीक है, टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया, ऑफेंस कहाँ हुआ है? बियॉन्ड इंडिया हुआ है। शैल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता फॉर एनी एक्ट कमिटेड बियॉन्ड इंडिया इन द सेम मैनर, जैसे कि वो एक्ट उसने इंडिया में ही किया हो। तो यहाँ पे आपका वो जो एग्जाम्पल था कि वो पर्सन जो है वो इंडिया में रहता था, उसकी यहाँ वाइफ और चिल्ड्रन है, तो वो कौन है? वो इंडियन सिटीजन था। ही इज लाइबल बाय इंडियन लॉ। ऑफेंस कहाँ किया इसने? दूसरी शादी कहाँ जाके की थी? अमेरिका में की थी, तो बियॉन्ड इंडिया ऑफेंस हुआ। लेकिन क्योंकि वो ऑफेंस इंडिया में ऑफेंस माना जाता है, बायगैमी जो है वो ऑफेंस है इंडिया में, तो ये लायबल हो जाएगा यहाँ पर। और कैसा माना जाएगा? कैसे माना जाएगा? कि जैसे कि वो ऑफेंस उसने इंडिया में ही किया हो। ओके, क्लॉज 4 क्लियर? क्लॉज 3 क्लियर? क्लॉज 3 जो है बात करता है इंट्रा टेरिटोरियल की बात हो रही थी। यहाँ ऑफेंस जो है विद इन इंडिया हो रहा था, और पर्सन कौन था? कोई भी पर्सन, इसके अंदर सिटीजन भी है, इसके अंदर फॉरेनर भी है, सिटीजन, नॉन सिटीजन, फॉरेनर, इसके अंदर सब लोग थे एवरी पर्सन में, और ये विद इन इंडिया हो रहा था। ये कौन था आपका? ये इंट्रा टेरिटोरियल था। इंट्रा टेरिटोरियल का मतलब विद इन टेरिटरी। यहाँ कौन है? यहाँ जो पर्सन है वो इंडियन लॉ के द्वारा लाइबल हो जाएगा, क्योंकि उस पर इंडियन लॉ लग रहा है, इसका मतलब इंडियन सिटीजन है। लेकिन ऑफेंस कहाँ हो रहा है? ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया हो रहा है। ओके, अब आ जाओ क्लॉज 5 पे। थोड़ा सा ये बाइफरकेटेड है। क्लॉज 5 क्या कहता है? जैसे कि हम आईपीसी में पढ़ते थे, देखो ये क्या बोलता है कि द प्रोविजंस ऑफ दिस संहिता शैल आल्सो अप्लाई टू एनी ऑफेंस कमिटेड बाय। ओके, इस संहिता के प्रोविजंस जो हैं इन चीज़ों पे भी लग रहे हैं। क्या? पहला क्या बोल रहा है? एनी सिटीजन ऑफ इंडिया इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। तो पहला पर्सन तो कौन है? अगर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया के बाहर ऑफेंस कर रहा है तो वो लायबल हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, बी क्या बोलता है कि एनी पर्सन, यहाँ कौन था? यहाँ सिटीजन था, इंडियन सिटीजन। ऑफेंस कहाँ हो रहा था? विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया। ओके, यहाँ कौन है? एनी पर्सन। यहाँ कौन है? एनी पर्सन। एनी पर्सन किसी शिप पे या एयरक्राफ्ट पे जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है। देखो क्या होता है कि ये शिप जो है और एयरक्राफ्ट जो है, शिप जब हाई सीज पे चलता है या एयरक्राफ्ट जब स्काई में होता है, तो ये क्योंकि इंडिया में रजिस्टर्ड है तो इसीलिए शिप और एयरक्राफ्ट जो है वो भी इंडियन टेरिटरी का ही हिस्सा माने जाते हैं।
शिप और एयरक्राफ्ट अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो इंडियन टेरिटरी का पार्ट हो जाते हैं, और इसीलिए अगर इस शिप पे या एयरक्राफ्ट पे कोई पर्सन ऑफेंस करता है तो वो इंडियन लॉ में लायबल हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, एनी पर्सन, यहाँ पर भी एनी पर्सन है। फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास क्या थी, कोई इंडियन सिटीजन अगर इंडिया के बाहर ऑफेंस कर रहा है। सेकंड कैटेगरी हमारे पास कौन है, कोई भी पर्सन अगर इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट मतलब जो इंडिया में रजिस्टर्ड है उन पे ऑफेंस कर रहा है। थर्ड कैटेगरी हमारे पास क्या है कि कोई भी पर्सन, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, इंडिया के बाहर कर रहा है, लेकिन वो ऑफेंस तो इंडिया के बाहर कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट कहाँ है, कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स जो कि इंडिया में लोकेटेड है। इसमें तीन चीजें हैं, एनी पर्सन ऑफेंस कहाँ कर रहा है, आउटसाइड बियॉन्ड इंडिया, लेकिन वो टारगेट किसको कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि इंडिया में लोकेटेड है। ठीक है, तो इस पूरे में फिफ्थ क्लॉज में तीन चीजें आती हैं, कोई भी इंडियन सिटीजन यानी एनी सिटीजन लायबल बाय इंडियन लॉ विदाउट या बियॉन्ड इंडिया करता है। सेकंड कौन है, एनी पर्सन जो कि शिप पे या एयरक्राफ्ट जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है उस पर ऑफेंस करता है। थर्ड कौन है, एनी पर्सन इन एनी प्लेस विदाउट बियॉन्ड इंडिया, लेकिन वो टारगेट किसको कर रहा है, वो टारगेट कर रहा है कंप्यूटर रिसोर्स को जो कि इंडिया में है। ओके, तो ये आपका पूरा क्लॉज 5 हो जाता है। इंडियन लॉ में लायबिलिटी कैसे आ जाती है इन लोगों की, ये बात होती है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में ये क्या बोल रहा है, इन दिस सेक्शन द वर्ड ऑफेंस, ऑफेंस के अंदर इट इंक्लूड्स एवरी एक्ट कमिटेड आउटसाइड इंडिया, जो अगर इंडिया में कमिट होता तो इसका मतलब कॉन्ट्ररी हो जाता है इस संहिता के प्रोविजंस के, तो आप लायबल हो जाते। तो वही बात है, the word offense includes every act committed outside India which if committed in India तो आप liable हो जाते BNS के अंदर। ओके, देन इलस्ट्रेशन, ये एक एग्जाम्पल दिया है इन्होंने, ए जो कि इंडियन सिटीजन है वो कहाँ कर रहा है, मर्डर कर रहा है एनी प्लेस विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया, तो ये कौन पर्सन हो गया, ये इंडियन सिटीजन हो गया लेकिन बाहर कर रहा है। इसका मतलब ये कौन से क्लॉज में चला गया, ये फिफ्थ की फर्स्ट क्लॉज में, फिफ्थ की फर्स्ट क्लॉज या ए में चला गया। ये इंडियन सिटीजन है और ये मर्डर कर रहा है इंडिया के बाहर, तो ही कैन बी ट्राइड एंड कन्विक्टेड ऑफ मर्डर इन एनी प्लेस जहां पर भी वो इंडिया में पाया जाता है। ओके, ये क्यों हो जाएगा इंडियन लॉ में लायबल, क्योंकि ये इंडियन सिटीजन है, इस पे इंडियन लॉ लग रहा है। और लास्ट जो आपका क्लॉज है, clause 6 which corresponds to section 5 of IPC, क्या कह रहा है ये, nothing in this संहिता shall affect the provisions of any act for punishing mutiny and desertion of officers, soldiers, sailors या airmen in the government service of India या प्रोविजंस ऑफ एनी स्पेशल या लोकल लॉ। तो इसमें दो पॉइंट्स बनेंगे। पहला पॉइंट आपका क्या कहता है कि संहिता जो है यानी बीएनएस जो है उन पर इफेक्ट नहीं करता, जहाँ पे उस एक्ट पे इफेक्ट नहीं करता जहाँ पे किससे डील किया जा रहा है, म्यूटिनी या डिजर्शन, किसका, सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन। तो ये जहाँ पे जिसकी बात हो रही है वहाँ पे बीएनएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। दूसरा क्या है, अगर कोई स्पेशल लॉ है वहाँ पे बीएनएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। तीसरा क्या है, अगर कोई लोकल लॉ है वहाँ पे बीएनएस के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे, ये बोल रहा है। नथिंग इन दिस संहिता शैल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ एनी एक्ट पनिशिंग म्यूटिनी, डिजर्शन ऑफ ऑफिसर, सोल्जर, सेलर्स, एयरमैन गवर्नमेंट सर्विस में या किसी स्पेशल या लोकल लॉ पे अफेक्ट नहीं करेंगे इसके प्रोविजंस। ओके, वी आर डन विथ सेक्शन 1। सेक्शन 1 हमें यही बताता है कि ऑफेंसेस की जुरिस्डिक्शन बेसिकली कहाँ है, कहाँ ट्राई होंगे, अगर इंडियन सिटीजन बाहर करता है वो कहाँ ट्राई होगा, अगर बाहर का सिटीजन इंडिया में करता है या इंडियन शिप या एयरक्राफ्ट पे करता है वो कहाँ ट्राई होगा। बेसिकली दिस वाज द होल ऑफ सेक्शन 1। 1 मिनट का टाइम है, आप लोग रिवाइज कर लो। ओके, ऑल्सो एक चीज रह रही थी, सेक्शन 1 क्लॉज 6 जो है आपका, इट इज बेस्ड ऑन दिस मैक्सिम जेनरेलिया
जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट, बेसिकली ये क्या बोलता है कि जनरल वर्ड्स जो हैं वो आपके स्पेशल को अफेक्ट नहीं करते हैं, और इसी पर आपका ये बेस्ड है कि बीएनएस के प्रोविजंस जो हैं वो किसको अफेक्ट नहीं करेंगे, वो स्पेशल लॉ को अफेक्ट नहीं करेंगे। तो स्पेशल लॉ अगर किसी चीज़ पर बना हुआ है, जैसे सोल्जर्स, आर्मी मैन, नेवी मैन, इन लोगों के लिए इनकी म्यूटिनी, डिसर्शन अगर ये लोग करते हैं, एक स्पेशल लॉ है, तो उस पर बीएनएस जो है अफेक्ट नहीं करेगा। तो वो इसी मैगजीम पे बेस्ड है, जनरली या स्पेशली बस नॉन डेरोगेंट। ओके, तो ये हमारा ख़त्म हो चुका है सेक्शन 1। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, वी विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन क्लॉज, दैट इज सेक्शन 2।